नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम दाल के दलालों का बड़ा पर्दाफाश करने जा रहे हैं। और 2015 में आपकी थाली से दाल गायब नहीं हुई थी, बल्कि दाल गायब की गई थी। याद है ना आपको वो दिन जब आपको 200 रुपये प्रति किलो के भाव पर दाल खरीदने को मजबूर कर दिया गया था। वजह दाल की किल्लत नहीं थी, रची गई थी बड़ी साजिश, न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी, और बदल गई एक सूबे की सियासत भी। जरा गौर से देखिएगा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, क्योंकि जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दाल में काले कारोबार का बड़ा पर्दाफाश। इनकम टैक्स रिपोर्ट में बड़ी साठगांठ का खुलासा। देश विदेश में होती थी दाल की जमाखोरी। साठगांठ कर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंचाया गया भाव। बिहार चुनाव में जिस दाल की वजह से बीजेपी की दाल नहीं गल पाई, उस दाल का गुनहगार आखिर कौन था? क्या वाकई सरकार जिम्मेदार थी या फिर सरकार की आड़ में कोई और चांदी काट रहा था? इसका खुलासा इनकम टैक्स की अप्रेजल रिपोर्ट में हुआ है। जी हां, जब हम और आप दाल की कीमतों में महंगाई का रोना रो रहे थे, तो कोई इसी महंगाई पर चांदी काट रहा था। कुछ बड़े घरेलू और विदेशी कारोबारियों ने दाल महंगी करके मोटा मुनाफा कमाने की पूरी साजिश रच डाली और आपकी थाली से दाल गायब हो गई। अब जरा देखिए साठगांठ का ये गठजोड़। दाल के कारोबार को अंजाम देने के लिए 3 स्तर पर तैयारी की गई थी। लेवल 1 में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल थीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को कंट्रोल करती थी। इसमें ग्लेनकोर ग्रुप, ईटीजी ग्रुप, एडलवाइस ग्रुप शामिल था। ये कंपनियां घरेलू और विदेशी बाजार में दालों की जमाखोरी करती थीं, जिससे मार्केट में सप्लाई कम रहे और दाम बढ़े। दाम ऊपर रखने के लिए वायदा बाजार को भी इस्तेमाल किया गया। एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स में दाल में लॉन्ग पोजीशन ली गई ताकि भाव ऊपर बना रहे। लेवल 2 में घरेलू कंपनियां शामिल थीं, जो दाल की खरीद और जमाखोरी करने के अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टॉक के धीरे धीरे बाजार में उतारती थी। इसमें जिंदल ग्रुप, जिसमें दलीप जिंदल, प्रदीप जिंदल और जिंदल एग्रो शामिल था। इसके अलावा सुपीरियर ग्रुप, मनोज अग्रवाल, एसवी एग्री ट्रेड, शार्प इस काले खेल में शामिल थे। लेवल 3 में एंट्री ऑपरेटर शामिल थे, जिनका काम विदेशी कारोबारियों को बोगस बिल मुहैया कराना था, जिसके जरिए कम मुनाफा दिखाकर टैक्स चोरी की जाती थी। इसमें मनोज अग्रवाल, रिद्धि सिद्धि इंपैक्स, पार्थ इंटरनेशनल, गायत्री मां, गन एंटरप्राइजेस और चार्ल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। दरअसल ये सारा खुलासा इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर छापेमारी से संभव हो पाया। इनकम टैक्स ने 2015 से 2016 तक दिल्ली, मुंबई, नागपुर समेत बड़े शहरों में 500 कंपनियों पर छापेमारी की। 1000 पन्ने से ज्यादा की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ग्लेनकोर ने कई कंपनियों के साथ साठगांठ कर दाल की कीमतों में आग लगा दी। दाल की कीमतों में तेजी का खेल जनवरी 2015 से ही शुरू हो गया था, जो पूरे साल चलता रहा। सरकार और जानकार इसे मानसून और सप्लाई में कमी का नतीजा समझते रहे और उधर काला कारोबार बदस्तूर जारी रहा। जनवरी 2014 के मुकाबले उड़द, तुअर, मूंग और मसूर दाल का रिटेल भाव 15 से 30% तक बढ़ गया। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने तक मई 2015 में भाव 64% तक उछल गया और तुअर दाल का भाव 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गया। 2014-15 में दलहन का उत्पादन करीब 13 लाख टन घटकर 184 लाख टन रहा और जैसे ही सरकार ने मांग पूरी करने के लिए इंपोर्ट का फैसला लिया, मुनाफाखोरों का खेल शुरू हो गया। क्योंकि बड़े पैमाने पर इंपोर्ट प्राइवेट कंपनियां करती हैं, ऐसे में इन कंपनियों ने अपने हिसाब से घरेलू बाजार में इंपोर्टेड दालों की सप्लाई को मैनेज किया। यहाँ तक कि समंदर के रास्ते दालों का जो शिपमेंट आता था, उन्हें निर्देश दिया जाता था कि जहाज की रफ्तार धीमी कर दो ताकि दाल देर से पहुंचे। इतना ही नहीं, कंपनियां आपस में साठगांठ करके माल का बड़ा हिस्सा खरीद लेती थी ताकि मार्केट में नकली किल्लत पैदा की जा सके। लेकिन आखिरकार इनकम टैक्स विभाग की तफ्तीश में दाल की दलाली में शामिल हर शख्स, हर कंपनी और हर ठिकाने की पहचान हो चुकी है। दीपू राय के साथ मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से दाल के दलालों ने आपकी जेब पर डाका डाला है। इस पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस पर बड़े एक्सपर्ट बने हुए हैं अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ दीपू राय हैं, जी मीडिया संवाददाता, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को निकाला है और जिनके पास इनकम टैक्स की अप्रेजल रिपोर्ट है,
लगातार दीपू राय करीब 15-20 दिन से इस रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, उसके बाद ये बड़ी तफ्तीश सामने आई है। इसके अलावा हमारे साथ फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हैं, हमारे साथ पी चिंगल रेड्डी हैं, फार्मर एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ एग्रीकल्चर मार्केट के बड़े एक्सपर्ट विजय सरदाना हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल दीपू राय आपसे ये होगा, आप लगातार इस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं। आखिर इसकी भनक आपको कैसे लगी और आप किस तरह से इस रिपोर्ट की तह तक पहुंच पाए? मृत्युंजय, आपको याद होगा कि जी बिजनेस ने जब इनकम टैक्स की रेट चल रही थी डिफरेंट प्लेसेस में, दिल्ली, मुंबई, नागपुर और कुछ डिफरेंट और सिटीज थे गुजरात के, तो उसके बाद से मैं इसको फॉलो कर रहा था कि आखिर ये क्या डेवलपमेंट है। मुझे ये आप मेरे सोर्स ने बताया कि बड़े लेवल पर कटलाइजेशन की भनक आ रही है, हालांकि उस समय वो लोग श्योर नहीं थे। इनकम टैक्स ने बहुत ही फैंटास्टिक रिपोर्ट तैयार की, इनिशियल रिपोर्ट बोली जाती है, अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें कि उन्होंने पूरे लेयर बाय लेयर बताया कि ये कौन से ऐसे लोग हैं। और ये केवल मृत्युंजय डोमेस्टिक यानी कि इंडिया की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में दाल की खपत है, बाहर से दाल आती है, इसलिए बड़े लेवल पर जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, शिकागो का वो कमोडिटी एक्सचेंज हो, या कनाडा की कंपनी हो, या स्विस की कंपनी हो, या जो म्यांमार में रन करती कंपनी वो हो, या पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक तरह से मोनोपोलाइजेशन करती है वो कंपनी हो, सबने मिल करके, 3 बड़ी कंपनियों ने मिल करके जो एमएनसी हैं और उसमें से एक इंडियन ओरिजिन है, तो इन तीनों ने मिल करके घरेलू कंपनियों के साथ मिल करके, और उसके अलावा मृत्युंजय एक और चीज जिसको कि पीएम ने भी बार बार बोला है, ये एंट्री ऑपरेटर्स का खेल, उनका भी जबरदस्त इस्तेमाल किया और बोगस बिल, बेनामी नाम, और उसके साथ साथ देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स अप्रेजल रिपोर्ट ने सवाल उठा दिया है, एनसीडेक्स के ऊपर। जी, तो एक बड़ा खुलासा आप देख पा रहे हैं इस वक्त जी बिजनेस पर, जहां पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से बड़ी कंपनियों ने साठगांठ करके दाल की कीमतों को बढ़ाया और आपकी जेब पर डाका डाला। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है उसका नाम है ग्लेनकोर ग्रुप। और आपको बता दें कि इसमें ग्लेनकोर ग्रुप, ईटीजी और एडलवाइस शामिल हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को कंट्रोल करती थी, जो खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। और आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी कमोडिटी कंपनियों में से एक है ग्लेनकोर ग्रुप, जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है मिली भगत करके। और भारत में भी कमोडिटी कारोबार में बड़ी दखल रखता है ये कंपनी। प्रवीण रघुवीर डोंगरे भारतीय सब्सिडियरी कंपनी के एमडी हैं, और ग्लेनकोर की 2 भारतीय कंपनियां हैं, ग्लेनकोर इंडिया और एग्रीकोर कमोडिटीज, और प्रवीण का साथ प्रवीण दोषी और सौरभ भरतिया देते हैं। तो ये हम आपको एक बड़ा खुलासा बता रहे हैं, इस वक्त देख पा रहे हैं आप। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि 2015 में आखिर दाल सुर्खियों में क्यों आई थी, और बीजेपी के लिए बिहार चुनाव में ये एक बड़ा सरदर्द साबित हुआ था, और बीजेपी की हार हुई थी बिहार चुनाव में, उसके पीछे दाल एक बड़ी वजह थी। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 2015 में किस तरह से दाल की कीमतों में आग लगी थी। जनवरी 2015 में 100 रुपए प्रति किलो बिकने वाली तुअर दाल मई 2015 यानी मोदी सरकार के 1 साल पूरे होते होते 116 रुपए यानी 15 से 20% की तेजी तब तक आ चुकी थी। उसके बाद अक्टूबर 2015 में, याद कीजिए अक्टूबर 2015, जब बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका था, चुनावी तैयारियां जोरों पर थी, और उस समय दाल का मुद्दा बीजेपी के लिए बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा साजिश रचा जा रहा था, और भाव को खींचकर 200 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंचा दिया। तो आप इस आंकड़ों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से दाल के काले कारोबार को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ सिराज हुसैन है, जो कि फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। मिस्टर हुसैन, मेरा आपसे सवाल यह होगा कि इतनी बड़ी साजिश दाल को लेकर देश में रची जा रही थी और सरकार को भनक तक नहीं लगी। ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि सिर्फ मैनिपुलेशन के तहत दामों में इजाफा हुआ था, बल्कि 2 साल से 14-15 में और 15-16 में, दोनों सालों में बहुत भयानक सूखे की स्थिति थी। खरीफ में दालों के उत्पादन में कमी हुई थी, और उसकी वजह से ये प्राइस राइज हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी है वो मैंने देखी है, और उससे भी उसमें कई तरह के इश्यूज़ को कवर किया गया है, और उसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि दालों की ट्रेड में कोई कार्टेल्स थे। तो अगर समय होगा तो इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात
सरकार के सामने थी कि बारिश की कमी की वजह से दालों के दामों में इजाफा हो सकता है, लेकिन इजाफा सिर्फ तूर और उड़द में देखा गया था। ठीक है, लेकिन ये बात इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि जानबूझकर आर्टिफिशियल सप्लाई क्रंच के हालात मार्केट में पैदा किए गए, जिससे दाम यहां पर बढ़े हैं। पी चिंगल रेड्डी, आप लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, और जब किसान 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो दाल बेचता है तो किसानों को ये भनक नहीं लगती है, ये अंदाजा नहीं होता है कि यही दाल आगे जाकर 200 रुपए प्रति किलो बिकेगी। यानी 20 रुपए प्रति किलो किसानों के हाथ से बिकने वाली दाल कंज्यूमर की थाली तक पहुंचते पहुंचते 200 रुपए हो जाती है, किसानों को कुछ नहीं मिलता है और बीच का माल कोई और डकार जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही है और एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है? देखिए, पिछले 3 साल में तेल का और पल्सेस का जो है बहुत सारी ये इसका जो है शॉर्टेज आ रहा बोल के गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिश की है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के वजह से भी बहुत सारी इंसेंटिव दिए और एमएसपी भी अनाउंस किए। मगर यहाँ ये आप बोल रहे थे ना दाल में कुछ काला है, ये तो हमें मालूम हो रहा कि यहाँ कुछ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये देखिए, ये जो प्राइस अनाउंस किए मगर प्रोक्योरमेंट नहीं है। लास्ट ईयर जो है दाल का और ऑयल का जो है बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ, मगर देखिए पिछले 2-3 साल में इंपोर्ट होते ही जा रहा, मगर यहाँ जो है एक तरफ जो है दाम बढ़ते जा रहा। मेरे अंदाजा से देखिए इसमें कुछ सीरियस इश्यू है, और यहाँ जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। बगैर इसका तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ें नहीं हो सकता, सिर्फ बिजनेस वालों से नहीं हो सकता। कंपलसरी कुछ देर इज ए प्रॉब्लम। देखिए इतनी सारी लाखों किसान नुकसान में पहुंच गए इसके वजह से। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है अगर सीबीआई का स्पेशल इंक्वायरी करके कुछ किए तो अच्छा रहता। देखिए आइंदा दिनों में भी ये प्रॉब्लम आने वाले है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आगे भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, एक बड़े प्रॉब्लम की ओर आप इशारा कर रहे हैं। विजय सरदाना जी, आप भी चूंकि एग्रीकल्चर मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं, याद है हमें कि 2015 में भी हम दाल के मुद्दे पर चर्चा करते थे। हालांकि कई सारी बातें उस समय आई थी सामने, लेकिन उस समय नाम सामने नहीं आया था। और अब जिस तरह से कंपनियों का नाम सामने आया है, जी बिजनेस के पास पूरा दस्तावेज यहाँ पर मौजूद है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो बात यहाँ पर अभी चिंगल रेड्डी कह रहे थे कि इसमें मिलीभगत हो सकती है, आप भी इससे सहमति रखते हैं? मैं शायद थोड़ा सा फ़र्क रखूंगा वो चंगल रेड्डी साहब कह रहे हैं। आपको याद होगा मृत्युंजय, हम वर्चुअली डेली बेसिस पे दालों के दाम की चर्चा करते रहे स्टूडियो में। जो स्पॉट मार्केट में रेट जिस तेज़ी से कुछ दालों के बढ़े थे, जिस तरह से रिटेल मार्केट में दाम बढ़े थे, मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स का, वहाँ सेक्रेटरीज के साथ मेरी पर्सनली बात हुई थी। उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समस्या ये थी कि जब तक आपके पास एविडेंस नहीं हो, आपके पास कोई कानूनी एविडेंस नहीं हो जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सके। लेकिन जिस तरह से 2100 पेज की जो रिपोर्ट इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशंस की आई हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोगों के ईमेल्स तक, लोगों के अकाउंट्स तक, एक्सेल शीट्स तक को एनालाइज करके डिपार्टमेंट ने काम किया है। तो आज सारे एविडेंसेस हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दीपू, इस मुद्दे पर आपने तमाम कंपनियों से बात भी की, आपने ईमेल भी किया। जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, एनसीडीएक्स ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो आरोप यहाँ पर कार्टेलाइजेशन का लगाया जा रहा है वो गलत है, आधारहीन है। और जो आईटी की रेड की बात आ रही है वो महज एक रूटीन जांच थी आईटी की। लेकिन जो आपके पास रिपोर्ट है उसमें अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि आईटी की रूटीन जांच क्या होती है और रेट क्या होती है। देखिए मृत्युंजय, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो अभी एक हमारे गेस्ट ने बोला कि ये सूखा पड़ा था पिछली बार, ये इनका कार्टेल, मुझे ये लगता है कि आप केवल ऑब्जेक्टिव सिचुएशन की सूखा पड़ा था। ये कार्टेलाइजेशन रिपोर्ट ये बताती है कि इनको ये पता चल जाता है कि वेदर का क्या मूवमेंट रहेगा। ये 3 साल 4 साल पहले तक ये हर साल वर्क करते हैं और उसके बाद लो प्राइसेस पर दाल खरीद के रखते हैं। रिपोर्ट ये बताती है जो हमारे पास है। तो इसलिए ये डिसीजन पर चले जाना कि कहीं पढ़ लिया हमने, उसमें ये नहीं पता चल रहा था ये तो सूखे की बात थी, ये तूर की बात थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये म्यांमार भेजते हैं, ये
अफ्रीका भेजते हैं लोगों को कि आप मौसम देख के आइए कि कैसा रहेगा। उनको अगर ये भी पता चल जाता है कि बारिश नहीं होगी, उसके बेसिस पर ये प्रोक्योर करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो क्या है कि अगर आप एक ऐसी चीज से खिलवाड़ कर रहे हैं जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आती है, और सरकार और इवन पीएमओ उस कैबिनेट में बैठा रहता है जिस पर ये रेट से पहले जो ये डिसाइड करता है कि बड़े लेवल पर होर्डिंग हो रही है, तो अब हम सूखे पर मत्था फोड़ दें किसी को कि नहीं ये तो सूखे की बात थी, एकदम बेवजह की बात है, क्योंकि आप केवल उसी साइकी को यूज करते हैं जो जनरल लॉबिस्ट करते हैं कि नहीं ये तो सब लोग ठीक है। आप इंटरनल इनके मेल देखिए, एक कंपनी जा करके दूसरे कंपनी का 40% एक्वायर करते उसी दौरान, बिल्कुल कि हम 40%, और वो कहती है कि नहीं हम तो इंडिया में हम तो कनाडा में हैं, हमारा कुछ अफ्रीका से लेना देना नहीं है। वहां से दाल के बारे में आप एक सब्सिडरी खोल लेते हो, वहां से इनवाइसेस ओवर इनवाइसिंग करते हो। ये सूखे उखे की बात नहीं है, ये क्लियर कट फाइनेंशियल मैनिपुलेशन है, और ये बड़े बड़े दिग्गज इसमें इंडल्ज हैं। इसलिए जब तक ओरिजिनल रिपोर्ट या किसी और की रिपोर्ट भले ना इंडिकेट करती हो, लेकिन जी बिजनेस बताएगा कि इस रिपोर्ट में जो एक मेल एक एसएमएस को बताया गया है कि कैसे ये जज करते थे कि पानी के जहाज जहां से जो सामान दाल आता था उसको ऑर्डर दिया जाता था कि गो स्लो, धीरे जाओ, ताकि समंदर में भी साजिश रची गई थी, समंदर में भी साजिश रची गई थी, और शिपमेंट को जानबूझकर डिले किया जा रहा था ताकि घरेलू बाजार में दालों की सप्लाई कम रहे और कीमतें आसमान पर पहुंचे। इस पर हमारी लगातार चर्चा जारी है, और ये सीरीज हम आपको दिखाएंगे, और परत दर हम परत लगातार यहां पर और कुछ बड़े खुलासे इसके ऊपर करेंगे। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कार्टेल बनाकर साठगांठ कर दाल की कीमतों को आसमान तक पहुंचाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि हम लगातार जिन कंपनियों के नाम इसमें शामिल हैं उनसे हम संपर्क में हैं, उनकी राय हम लेना चाह रहे हैं। और एनसीडीएक्स ने इस बीच प्रतिक्रिया दी है इस खबर के ऊपर, और एनसीडीएक्स ने कहा है कि साठगांठ का आरोप आधारहीन है और एक्सचेंज पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम करता है। कार्टेल एक्सचेंज ने नहीं किया है, और आईटी की एक रूटीन जांच थी, और साथ ही एक्सचेंज ने पूरा कोऑपरेट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और एक्सचेंज का सर्विलांस सिस्टम काफ़ी मजबूत है, ये बात भी एक्सचेंज ने कही है। तो ये एक्सचेंज की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। लेकिन मिस्टर रेड्डी, क्या आपको लगता है कि देश में एक बड़ा नेक्सस पूरे कमोडिटी मार्केट को लेकर के चल रहा है? कभी दाल की बारी आती है, कभी चीनी की बारी आती है, कभी तेल की बारी आती है। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर मार्केट, जिसका नाम अभी लिया गया है इस रिपोर्ट में, इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है? बिल्कुल ये करेक्ट है। देखिए ये हमारा ये चावल का पल्सेस का और ऑयल सीड्स का देखो तो पिछले 3 साल से जब से मोदी साहब आए थे उन्होंने तो बहुत कंसंट्रेट किए कि हमारे देश में शॉर्टेजेस है, इंपोर्ट बहुत हो रहा, और हमने को प्रोडक्शन बढ़ाना बोल के तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम वो तो रेगुलर मॉनिटर कर रहा था। इसीलिए 2-3 साल में आप देखें तो दाम बढ़ाया, एमएसपी बढ़ाया, इंसेंटिव दिए, बहुत सारी पब्लिसिटी दिए। जब प्रोडक्शन आया कोई प्रोक्यूरमेंट नहीं है, अच्छा तो इंपोर्ट होते जा रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में, देखिए ये इतना सेंसिटिव इशू है, जब आप हर दिन डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ऐसा कैसा 3 साल तक ये चीजों को बाहर नहीं ला सकते? तो इसीलिए डेफिनेटली देयर इज अ मैनिपुलेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन है, इस बात को आप भी मान रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन भी लगातार बने हुए हैं। मिस्टर हुसैन, आप चूंकि सरकारी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आपके पास इस तरह के और भी मामले आते रहे होंगे जब आप थे सिस्टम का हिस्सा, कैसे एक साथ इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होर्डिंग हो जाती है और जानबूझकर सप्लाई क्रंच किया जाता है, शिपमेंट को डिले किया जाता है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेली मॉनिटरिंग सिस्टम है। मिस्टर हुसैन, अगर विदेशों के बाजारों की हम बात करें तो विदेश के बाजार में दाल कोई कंट्रोल्ड कमोडिटी नहीं है, ना उसके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट है, ना उन देशों में कनाडा में, अमेरिका में जहाँ से तूर दाल आती है, जहाँ से येलो पी आती है, या म्यांमार में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ से तूर दाल आती है, वहाँ पर कोई स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए होर्डिंग लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही हो सकती है कि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने दामों में इजाफे के मद्देनज़र जो रिलीज़ मैकेनिज़्म है जो इंडिया को एक्सपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं उसमें कुछ मध्यम गति लाए हों, ये मुमकिन है। लेकिन अब उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कोई होर्डिंग करी। जहाँ तक देश के अंदर का सवाल है तो हमारे यहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में उसी वक्त सरकार ने स्टॉक लिमिट्स को घटा दिया था और जगह जगह एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत रेट डाले गए थे। देखिए कृषि मंत्रालय का इस संबंध में ये व्यू रहा है कि
आपको किसानों और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। हाँ, हाँ। आप इन्फ्लेशन को खाली किसानों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहिए। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि दालों के दाम इतने गिरे हुए हैं कि किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल पा रहा है। ओके, हाँ, तो हाँ। अब इन दोनों में बैलेंस करना सरकार के लिए एक मुश्किल टास्क होता है और उसके लिए सरकार कोशिश करती है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि स्टॉक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अगर कभी लगाने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसको फौरन रिव्यू करना चाहिए। ओके, जिसमें हमारे यहाँ देरी हो जाती है हाँ। और उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के मिसमैच की वजह से किसान को नुकसान होता है। ओके, ठीक है। लेकिन सरदाना जी, इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात यह कही गई है कि जब दाल का उत्पादन 2014-15 में करीब 13 लाख टन कम होने का अनुमान लगाया गया और तब सरकार ने यह फैसला किया कि 40 से 50 लाख टन दाल का इंपोर्ट किया जाएगा। और सरकार के फैसले के बाद ही सरकार ट्रैप हो गई, क्योंकि इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों के जरिए होता है और वहीं से दाल का ये पूरा काला खेल शुरू होता है कि किस तरह से इंपोर्टेड दाल को मैनेज किया जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि दाल इंपोर्ट को लेकर जो प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली है उसको अब खत्म कर देना चाहिए? देखिए, बात एक समझिए कि इस देश में इंपोर्ट जो होता है वो आपका एमएमटीसी या जो सरकारी संस्थाएं हैं वो इंपोर्ट करती थी कैनलाइजेशन के माध्यम से, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी होता था। बफर स्टॉक की भी आपने बात करी। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे अच्छी बात है, एक तो ये है कि पहली बार आप देखेंगे कितना माइन्यूट डिटेलिंग हुआ है इस रिपोर्ट में। लोगों के ईमेल्स देखे गए हैं, इनवॉइसेस देखे गए हैं और बहुत कुछ देखा गया, बाय नेम बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये एक बात है। दूसरी बात जो हमें समझनी पड़ेगी इस पूरी रिपोर्ट में कि जो सरकार का काम करने का सिस्टम है और जो प्राइवेट सेक्टर का काम करने का सिस्टम है, यहाँ पे मार्केट इंटेलिजेंस की जरूरत है सरकार को। स्पीड में, जैसे अभी सिराज साहब ने बोला, वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्टॉक लिमिट हटाने थे तो आप टाइम पे हटाएं। आप उसको अगले महीने पोस्टपोन करेंगे तो एक महीने में दुनिया बदल जाती है। तभी गड़बड़ी होती है। लेकिन कुछ बड़े सवाल जी बिजनेस ने यहाँ पर खड़े किए हैं और इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जो कंपनियां शामिल हैं, उनको इसमें कहीं ना कहीं उनके जवाब का इंतजार है कि बीजेपी को बिहार चुनाव में क्या हराने के लिए ही दाल को महंगी की गई थी? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल नेक्सस है? इसकी भी तहकीकात यहाँ पर होनी चाहिए। और आने वाले समय में ये भी खुलासा हो सकता है, जब सारी चीज़ों की महंगाई कम हो रही थी 2015 में, तो सिर्फ दाल की महंगाई को ही क्यों मुद्दा बनाया गया और सिर्फ दाल के दाम ही क्यों बढ़ रहे थे? ये कुछ बड़े सवाल हैं जी बिजनेस के। और बिहार चुनाव में दाल को बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया? सरकार को, बीजेपी की हार हुई थी 2015 में बिहार चुनाव में। उत्पादन सिर्फ 13 लाख टन कम था लेकिन दाम 100% से ज्यादा बढ़ गए। यानी 13 लाख टन का बहाना बनाकर कीमतों को यहां पर उछाला गया और सरकार का इंपोर्ट का भी असर मार्केट पर क्यों नहीं पड़ा? ये कुछ बड़े सवाल दाल को लेकर यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन दीपू, बिल्कुल संक्षेप में आपसे छोटा सवाल ये होगा कि इनकम टैक्स की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आने वाले समय में कुछ और चीजें सामने आएंगी, क्या इंडिकेशन है? देखिए, रिपोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है। आपको मैं मृत्युंजय बताना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि ये सर्वे था, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों में तो सर्वे था, लेकिन अगर आपका लॉकर चेक किया जा रहा है, 132 सेक्शन होता है जो कि सर्च, जिसको कि आम भाषा में रेड बोलते हैं, वो किया गया है। लॉकर चेक हुए हैं, इनके ईमेल चेक हुए हैं, नो डाउट कुछ सर्वे भी हुए, लेकिन इससे पल्ला झाड़ देना कि ये रूटीन है, इसका मतलब अगर आप रूटीन इस तरह के क्राइम करते हैं तो नो डाउट रूटीन आपके लिए होगा ये। लेकिन सीधा सीधा इनकम टैक्स की रिपोर्ट बताती है कि ये ब्लैक मनी एक्ट जो होगा, कुछ केसेज में वो अमेंड किया जाएगा, कुछ अटैचमेंट होगा। मृत्युंजय, मैं ग्लेनकोर का एक स्टेटमेंट जाते जाते बोलना चाहूंगा जो अभी आया था थोड़ी देर पहले, कि इनका कहना है कि तूर और उड़द में उनका कोई कारोबार नहीं था, वो केवल एक कुछ सर्टेन हिस्से में करते हैं। लेकिन दूसरे दाल का सहारा लेकर तुअर और उड़द की कीमतों में खेल किया गया, इस रिपोर्ट में ये कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू आपका, सिराज जी आपका, विजय सरदाना आपका और चिंगल रेड्डी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन दाल के दलालों की काली करतूत का पर्दाफाश हम लगातार करते रहेंगे।